स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। भारत के पश्चिम बंगाल में एक ऐसा क्षेत्र अवस्थित है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर और लंबाई आपको 60 किलोमीटर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूर्वोत्तर भारत का दिल और धड़कन आप इसी को कह सकते हैं। अगर यहाँ किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो पूर्वोत्तर भारत से हमारा जो कनेक्टिविटी है वो पूरे तरीके से खत्म हो सकती है। तो इसकी रणनीतिक इंपॉर्टेंस को आप लोग समझ सकते हैं। आकार पे मत जाइए, आकार भले छोटा हो, लेकिन यहाँ अभी एक रणनीतिक दृष्टि से इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए एक सेना का कैंप बनाया जा रहा था। एक आर्मी हम बेस कैंप बना रहे थे ताकि इसको सुरक्षित बनाया जा सके। और जो बिहार का किशनगंज जिला है वहाँ के भालगुड़ी में इसको बनाया जा रहा था। जब ये बनने की शुरुआत होने वाली थी उससे पहले लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है और लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस शुरू होने से पहले ही यहाँ 98 एकड़ का लैंड घोटाला हो गया, जमीनी घोटाला हो गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि रणनीतिक दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। वहाँ बाहर के लोग आके ज़मीन खरीद रहे हैं, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा खेल होने वाला है? क्या भारत की जो रणनीतिक या स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की चाल है? क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जहाँ पर अवस्थित है वह बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। एक साइड आपको बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और फिर थोड़े आगे आपको चाइना देखने को मिलेगा। और 1962 के वॉर में हमने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा कि अगर ये नहीं होता तो नॉर्थ ईस्ट से हमारी जो कनेक्टिविटी है पूरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी। और चाइना बार बार इस जगह पर आने की कोशिश करता है, इसको हथियाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर यहाँ वो पहुँच गया तो रणनीतिक दृष्टि से भारत की बहुत बड़ी हार होगी और नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरीके से भारत से अलग थलग कर दिया जाएगा। तो ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये ढेर सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे पीछे इस मैप को यहाँ पर देख रहे होंगे, ये है आपका बेसिकली, ये आपको यहाँ दिखाई देगा, चिकन्ने की बात कर रहा हूँ। देखिए सिक्किम आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर भूटान है, इधर नेपाल है, इसके ऊपर तिब्बत यानी चाइना, इधर आप लोग देखेंगे ये बांग्लादेश है और ये हमारा इंडिया है, साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। अब यहाँ से जो कनेक्टिविटी है इसी के थ्रू जाती है। आप इसी को चिकन्ने कहते हैं, इसी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से अगर हमारे पास कोई रास्ता लैंड रूट से कनेक्टिविटी है तो वो यहीं से, अदरवाइज आपको कनेक्टिविटी बांग्लादेश के थ्रू यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश में जब से जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो इसकी रणनीतिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हम सेना के कैंप बना रहे हैं ताकि इसको और सिक्योर किया जा सके, दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब दिया जा सके। लेकिन यहाँ लैंड घोटाला क्या इशारे करता है, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। आप अब इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। शुरुआत यानी कि कहानी की शुरुआत होती है 1947 में। 1947 में जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर जा रहे होते हैं उस समय भारत आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये सारे के सारे राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं और इधर हमारी ये नॉर्थ ईस्ट है और ये बंगाल है। अब 1947 में नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी जैसा कोई सवाल खड़ा होता ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा भारत है, आप कहीं से भी जा सकते हैं। आप इस रास्ते से जाना चाहिए ऐसे जाइए, यहाँ से जाना चाहिए ऐसे जाना चाहिए, जैसे जाना चाहें जा सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, भारत है। तो 1947 में हमारा डिवीज़न नहीं हुआ था, उससे पहले कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उससे पहले पूरा ही भारत था, इधर भी भारत है, इधर भी भारत है। लेकिन चैलेंजेस कहाँ से आते हैं, दिक्कतें कहाँ से आती हैं? दिक्कतों की शुरुआत होती है बेटा 1947 में। 1947 में भारत का पार्टीशन हो जाता है और पार्टीशन के बाद दो राज्य बनते हैं, एक भारत बनता है और एक पाकिस्तान बनता है। लेकिन पाकिस्तान का जो लोकेशन है, वो पाकिस्तान की लोकेशन कुछ आपको ऐसी दिखाई देती है कि एक वेस्ट पाकिस्तान है, एक आपके पास ईस्ट पाकिस्तान देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। एक पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया, एक पूर्वी पाकिस्तान बना दिया। अब जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान बना, अब हमारे सामने संकट आ गया है कि हमको इधर जाना है, हमको नॉर्थ ईस्ट जाना है और नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए जो बंगाल के थ्रू रास्ता हुआ करता था अब वह अवरुद्ध हो चुका है। वहाँ पे अब आपके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान का एरिया है और पाकिस्तान का एरिया है तो आप सबको पता है कि यहाँ आपके पास इस तरीके से रेड क्लिफ लाइन है और ये रेड क्लिफ लाइन के बाद पाकिस्तान, इधर भारत। अब रास्ता क्या बचा हुआ है? अब रास्ते के तौर पर हमको जो देखने को मिलेगा वो सिर्फ यही है, ये कनेक्टिविटी। और इसी कनेक्टिविटी को आप लोग क्या कहते हैं? चिकन नेक कहते हैं।
चिकन नेक क्यों कहते हैं भाई, चिकन नेक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो आकार है, जो चिकन होता है, इस चिकन की जो नेक है उस नेक के समान है, नेक के समान है। हालांकि आधुनिक टाइम पर आपने यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर बना दिया है, सिलीगुड़ी जगह है और उसी के नाम पर हमने कॉरिडोर बना दिया है, तो इसी को चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। तो 1947 की अगर मैं आपसे बात करूं, 1947 की बात करूं तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, मैं जैसे जाना चाहूँ जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत होती है बेटा, दिक्कत की शुरुआत होती है यहाँ से। जैसे ही भारत का पार्टीशन होता है, अपने पास यहाँ जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। तो 1947 के बाद दिक्कतों की शुरुआत होती है, और दिक्कतों की शुरुआत कब तक चलती है? 1971 तक। 1971 का समय आता है, और 1971 में आप देखेंगे कि ये बन जाता है एक राज्य अलग आपके पास, ये राज्य बन जाता है एक अलग पास बांग्लादेश। और बांग्लादेश जैसे ही बनता है तो बांग्लादेश के थ्रू हम यहाँ जो संचार सुविधाएं हैं या ट्रांसपोर्टेशन है, इसको करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके लैंड रूट कह सकते हैं या आप लोग समुद्री रास्ते कह सकते हैं। इसके थ्रू कनेक्टिविटी हमने बढ़ाना शुरू किया। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से हमारे पास जाने का एक ही रास्ता बचा है, और उस रास्ते को आप लोग जानते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से। और यही आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। आप इसको चिकन नेक कहते हैं, आप इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। ये नेपाल है, ये भूटान है, तिब्बत के तौर पर चाइना है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस रहता है पाकिस्तान का, ये इसको कब्जा करना ही चाहता है। कब्जा क्यों करना चाहता है? क्योंकि आप ऐसे सोचिए ना, अगर इस पे कब्जा कर लिया, इस पे यहाँ पे बैरियर बना दिया, तो इधर का पूरा रास्ता खत्म। और पूरा रास्ता खत्म मतलब कौन? नॉर्थ ईस्ट आपका गया। और नॉर्थ ईस्ट आपका गया मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक आपकी पूरी कहानी गई, आपकी सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज हो गया, और एक बहुत बड़ा सेटबैक भारत को लगेगा। और इस सेटबैक को हम 1962 में देख चुके हैं। 1962 में चाइना ने इसको कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास यही एक कनेक्टिविटी का रास्ता था। अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिफेंस कैंप बनाने जा रहे हैं, और डिफेंस कैंप में 98 एकड़ की जो जमीन है, ये भारी लोग यहाँ के आके यहाँ पे खरीद रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, क्या ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है, और क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में चाइना के द्वारा यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों को ये सीख दी गई है कि आप जाइए वहाँ जाके अपनी ज़मीन खरीदिए, क्योंकि पर्सनल लैंड रहेगा तो यूज़ पर्सनल रहेगा, और पर्सनल यूज़ रहेगा तो कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। और यहाँ अगर सेना का कैंप बनने से पहले लोगों के घर बन जाते हैं या लोग इस पर कब्जा कर लेते हैं, तो यहाँ से सिक्योरिटी के साथ थ्रेट होना या इंटीग्रिटी, यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके साथ थ्रेट होना बहुत आसान चीज़ होगा। इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर इतना बड़ा लू फॉल कैसे हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब तो देखो सरकार और इसमें शामिल सभी लोगों को देना पड़ेगा। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे होंगे। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैप आपको बता रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की सामरिक जीवन रेखा आप इसको कहते हैं, ये इतना सा ही है, मात्र 20 किलोमीटर चौड़ा गलियारा जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। और यहाँ अगर कोई दिक्कत होगी तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सरकार से एक ही गुजारिश है कि यहाँ जो भी घटित हुआ है, इसमें शामिल सभी लोगों के लिए जो संभव सजा हो सकती है वो संभव सजा दी जानी चाहिए। पहले तो फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसमें शामिल कौन है। भारत की ताकतें हैं, भारत की बाहर की ताकतें हैं, इनका पर्पस क्या है? मतलब नॉर्मल खरीदी हुई थी या एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण खरीदी हुई? क्योंकि इसकी खरीदी कब होना शुरू हुई? जब यहाँ सेना के कैंप वो बनाने की परमिशन मिल गई। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर एक जांच बिठानी चाहिए, देखना चाहिए ये सारी चीज़ें हुई कैसे हैं, कैसे संभव हो पाया है। चलिए इस पूरी कहानी को और बेहतर तरीके से समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं और फैक्टों को देख लेते हैं। अब देखो भारत के पास यहाँ पर विकल्प क्या अवेलेबल है कनेक्टिविटी का। पहला रास्ता तो ये है, दूसरा रास्ता बांग्लादेश के थ्रू है, तीसरा जो हम इस पर काम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो भारत ने पहले इसको सिक्योर करने के लिए एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनाया। इसी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं कालादान प्रोजेक्ट के ऊपर। और कालादान प्रोजेक्ट क्या है? कालादान प्रोजेक्ट ये है कि भारत का जो कोलकाता इसके थ्रू हम लोग म्यांमार पहुंचेंगे, म्यांमार के थ्रू हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। देखो यहाँ के थ्रू ये काफ़ी आसान है। तो म्यांमार पहुँच के और म्यांमार के थ्रू नॉर्थ ईस्ट हम लोग पहुँचना चाहते हैं। तो पहला तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे पास है, दूसरा कालादान कनेक्टिविटी है, क्योंकि बांग्लादेश के थ्रू जो कनेक्टिविटी थी वो तो अब दिक्कत में चल रही है, परेशानी में चल रही है। ठीक है, अब मुद्दा क्या हुआ है जरा आप इसको भी एक बार यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा बेहतर तरीके से। सेना का नया ठिकाना किशनगंज का भेलागुड़ी में बन रहा था। 189 एकड़ नई जमीन पर इसको बनाया जाना था। सीमा के करीब है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं के त्वरित सामरिक पहुंच है।
बेहतर कनेक्टिविटी है और सुरक्षित भौगोलिक स्थिति है। आसपास के अन्य इलाकों की तुलना में बाढ़ का खतरा यहाँ पर बेहद कम है। मतलब भेलागुड़ी को क्यों चुना गया? क्योंकि ये सिलीगुड़ी के बिल्कुल पास में है और बहुत ही कंफर्टेबल लोकेशन पर है, बहुत शानदार ये प्लेस है, इसीलिए इसको चुना गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या होती है? दिक्कत देखो, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस जब शुरू हुई, सेना का बेस कैंप बनाना शुरू होना था, उसके बाद से यहाँ पे ज़मीन घोटाला हुआ है। और ये ज़मीन घोटाला इशारा क्या करता है, आपको इसको समझना पड़ेगा। तो फेयर इंक्वायरी तो बहुत ज़रूरी है। और खरीदने वाले भारत के बाहर के लोग हैं। देखो, यूपी के सांसद हैं, इनके पास इतनी ज़मीन है, इतनी 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 करके आप नाम देख लीजिए और ज़मीन देख लीजिए, सांसद लोगों ने खरीदा है। ये इलाका कोई विकसित रियल एस्टेट हब नहीं है, फिर भी अचानक यूपी और दिल्ली के 7 लोगों ने सैन्य छावनी के ठीक मुहाने पर इतनी ज़मीन क्यों खरीदी? सवाल खड़े करता है। या तो यूपी के लोग हैं या दिल्ली के लोग हैं, खरीदना क्यों चाह रहे हैं? पहला पर्पज़ हो सकता है कि लैंड एक्विजिशन किया जाएगा तो हमको बहुत सारे दाम मिल जाएंगे। दूसरा पर्पज़ जो है वो बहुत डराने वाला है। अगर यहाँ अपनी पर्सनल ज़मीन खरीद के पाकिस्तान या चाइना के लिए काम करने का प्लान है तो ये स्थिति बहुत ही भयानक है। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे होना चाहिए और एक त्वरित प्रक्रिया के तहत इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हम लोग यहाँ पे नाम नहीं कर सकते। वीआईपी कनेक्शन और दान का खेल, ये बहुत सारे लोग हैं वीआईपी, में नाम किसी के यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, ध्यान रखना। ग्रामीणों से क्या वादा किया गया? स्थानीय लोगों से कहा गया कि यहाँ एक बड़ा कॉलेज और स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी। इलाके के विकास की उम्मीद में ग्रामीणों ने सस्ते दामों में या दान में अपनी ज़मीन भारी लोगों को दे दी। मतलब कैसे गांव के लोगों को मैनिपुलेट किया गया कि यहाँ पे कॉलेज बनाएंगे, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो लोगों ने अपनी ज़मीन दे दी। लेकिन असली हकीकत क्या है? यहाँ कोई कॉलेज नहीं बल्कि एक सैन्य कैंप प्रस्तावित है। जिन भारी लोगों ने सस्ते में ज़मीन ली, अब 1 करोड़ रुपए का सरकार की मुआवजा अपनी कतार में। मतलब 2 ही चीज़ें आपको बताई, या तो पैसे का खेल है या फिर हमारी जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है इन लोगों के द्वारा। ठीक है, तो मुनाफिकत चक्रव्यूह धारा 40 और करोड़ों का खेल है। अब सरकार जैसे अपने गांव वालों से ली सस्ती जमीन सरकार को बेचेंगे तो करोड़ों को फायदा होगा ही होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास चल रही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है आप इसको समझ गए होंगे। हमारा जो पूरा भारत है उसको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई चौड़ाई याद रख लेना। इसके पास में सैन्य कैंप क्यों बनाया जा रहा है आप इसको भी समझ गए होंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ जो हुआ है उसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं। पहली तो करोड़ों को लाभ कमाना हो सकता है, दूसरा जो है स्ट्रेटजिक लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना हो सकता है। अब इसका तरीका क्या है? एक फेयर जांच कमेटी बैठे, जांच कमेटी बैठने के बाद जो भी इनके पर्पज़ हैं, लोगों को जो पॉसिबल हो वो सज़ा यहाँ पर दी जानी चाहिए, क्योंकि भारत की एकता अखंडता से हम लोग कभी भी खिलवाड़ यहाँ पे पसंद नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का हर एक हिस्सा भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है पूरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आपकी फीडबैक हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो कोर्सेज हैं सामान्य अध्ययन P2I बैच 2027, 2028 और 2029 के लिए ये स्मार्ट मॉडल पर आधारित है और 27 जुलाई यानी आज से बैच की शुरुआत हो रही है। इस प्राइस पे आपको बैच मिल जाएगा अगर आप GRS लाइव कोड का यूज़ करते हैं। तो मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी फीडबैक हमको जरूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, बस रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।